नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे पाला बदलने का खेल तेज होता जा रहा है और साथ ही अब राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों की सूची जारी करना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद रूठने और मनाने का दौर भी शुरू हो गया और अब जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोला जाने लगा है। आज बात करेंगे कई अहम मुद्दों पर और राजनीतिक घटनाक्रम की। तो शुरू करते अपना खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। और सबसे पहले बात करेंगे कहीं खुशी कहीं गम। इसी को लेकर आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। को साकार करने वाला सर्वसमावेशी प्रगतिशील और कोरोना कालखंड में आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ाने वाला यूनियन बजट का हम स्वागत करते हैं। समाज के प्रत्येक तबके का, खासतौर पर किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बजट में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, खासतौर पर एमएसपी के लिए, किसानों के उन्नयन और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यह जो किसानों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करता है और प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को उन्होंने रखा था, उसे भी पूरा करता है। युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां, यह भारत के युवाओं को, और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य भी है और सबसे युवा राज्य भी है, तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को इससे और भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। हम बस देखते हैं कि इतनी सब्जी की महंगाई इतनी हो रही और सिलेंडर इतना महंगा हो रहा और तेल के भाव जो है 100 की होती है, अब 200 की बोतल आ रही। अच्छा, सरसों के तेल की, और 400 रुपये का चाय का ताजमहल का डब्बा होता वो 600 का आ रहा और ताजमहल के आदी हो रहे आदमी पीने के। अब ये कैसे करा? सरकार को बजट अपना उससे ध्यान से बनाना चाहिए कि भाई सबकी किचन चल सके, है कि नहीं? ये बात है। अगर भाई किचन चल सके, इतनी महंगाई होगा कैसे करा? कोरोना काल वैसे चला, उसमें काम धंधे छूटे पड़े हैं, रसोई कैसे चलावा फिर? और ज़्यादा मतलब इतनी महंगाई में चलता नहीं घर का बजट बिल्कुल भी। बजट पास होने के बाद घरेलू महिलाओं ने सिलेंडर, सरसों का तेल, राशन और दाल जैसी चीजों के महंगे होने पर सरकार से बजट पर राहत की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ उनका कहना है कि घरेलू सामानों की भी कीमत महंगी होती चली जा रही है। अगर सब्जी की बात करें तो उसकी महंगाई चरम सीमा पर है और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। जैसा आप जानते ही हैं कि कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें लोगों की जॉब वगैरह, बिजनेस कर रहे हैं लोग, 1 महीना बिजनेस चल रहा है, 6 महीने बंद है, तो हालत घर की ख़राब हो ही रही है। इसमें हर चीज़ों के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से हमारे किचन पे बहुत इफेक्ट करता है, सारी चीज़ें, सब्जियां वगैरह, है ना। तो इसमें हम लोग यही चाहते हैं कि बजट हम लोगों को देख के ही करा जाए, जैसे ये काल चल रहा है उस हिसाब से बजट बनाया जाए कि मिडिल क्लास फैमिली सर्वाइव कर सके। ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, मुझे मेरी आधी सैलरी ट्रांसपोर्टेशन में ही चली जाती है, तो प्लीज़ गवर्नमेंट से मैं चाहती हूँ कि चीज़ों के दाम कम किए जाएं, ठीक है। सब्जियों के, चावल के, दालों के बहुत रेट हाई हो गए हैं, ठीक है। और चाय
चाय बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, सरसों के तेल के रेट बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं, तो प्लीज़ वो सब चीज़ें कम की जाएँ। और हमारी जो जॉब है, जो हमारी सैलरी इतनी कम हो चुकी है, तो हमें वो भी देखना है, साथ में प्लस किचन भी हम ही को चलाना है, और हमारी सैलरी से ही किचन चलता है, तो प्लीज़ उसको भी देखना चाहिए। हमारे संवाददाता प्रिंस जायसवाल ने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर बजट पेश सबसे बड़ा कवरेज किया। बजट को लेकर व्यापारी मंडल से खास बातचीत की, जिसमें व्यापारियों का कहना है कि मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है वो काफी सराहनीय है। और वहीं अगर बात करें किचन में, तो किचन संभालने को लेकर महिलाओं का भी कहना था, जिस तरीके से बजट पास हुआ, कहीं ना कहीं महंगाई भी कम होनी चाहिए। सिलेंडर, सरसों का तेल, राशन और दाल आदि जो है बहुत महंगी होती चली जा रही है। अगर सब्जी की बात करें तो उसकी महंगाई भी चरम सीमा पर है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते। इस वक्त यानी अगर बात करें बजट की, तो बजट में व्यापारी मंडल को और नीचे तबके लोगों को क्या फायदा हुआ, ये बात करेंगे किचन का भी। यानी किचन में किस तरीके से लेडीज जो है वो महंगाई हो या सब्जी, तेल, चाहे कोई भी ऐसी चीज हो, उसको किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कहना है इनका, इस पे हम इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुभव गर्ग है जी अनुभव जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से बजट पास हुआ है, यानी किचन को लेके क्या कहना है आपको? हर चीज़ महंगाई है, सिलेंडर तक ज़्यादा महंगे हो रहे हैं जी मीडियम लोग हैं वो ज़्यादा पीस रहे हैं। और अगर हम बात करें महंगाई की, तो कौन कौन सी चीजें जो है ना आपको लगती सब्जियां है? महंगी हो रही हैं, दालें महंगी हो रही हैं, राशन का सामान, सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। जी, तो व्यापारियों की तरफ से सरकार से जो डिमांड रखी गई है वो मैं आपको कुछ रखना चाहूँगा, या जो हमारी आशाएं हैं। जीएसटी की समस्त दरों को 0 से 5% की श्रेणी में लाया जाए, ये हमारी उनसे मांग रही है। जीएसटी को सरल बनाया जाए ताकि जो खुदरा व्यापारी है वो ये कि अपना टैक्स भर सके, रिटर्न भर सके। आसान शर्तों पे ऋण उपलब्ध करवाया जाए खुदरा व्यापारियों को। सरकार व्यापारी को ध्यान में रखते हुए जो भी डिसीजन देगी वो ठीक ही होगा, क्योंकि बीजेपी सरकार हमेशा व्यापारियों के पक्ष में रही है। तो मोदी जी से सभी व्यापारी आए हैं कि वो व्यापारियों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन रखेंगे तो उसमें देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। आप सुन रहे थे जिस तरीके से बजट बारे में व्यापारी का क्या राय और विचार था। बजट को लेकर सबका आशा है कि कुछ न कुछ एक नया हो, यानी बीजेपी सरकार कुछ नया करेगी, ये व्यापारियों का कहना है। क्यों पसंद आखिर बात? तो बजट को लेकर ज्यादातर लोगों की जो राय है वो ये, उन्होंने उम्मीदें आशाएं बहुत की थी, लेकिन उस अनुरूप बजट नहीं है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ेंगे, साथ ही साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता प्रवीण पांडे भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। उससे पहले रुके ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम राम, चुनाव आ रहा है, हिसाब लगा लेते हैं। पहले प्रदेश में हर चौथे दिन दंगा होता था और उन दिनों आपके व्यापार में कितना नुकसान होता था, लिख लीजिए। और भाजपा सरकार में प्रदेश में 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। कितने व्यापार खुले, हिसाब लगा लीजिए। और सुनिए, चाय पिएंगे, कड़क है, योगी जी जैसी। सरदार यूपी फिर मारे भाजपा सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गाँव की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार बजट को लेकर बात कर रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से अमित दुबे हमारे रेजिडेंट एडिटर बने हुए हैं, सीधे अमित के पास चलेंगे। अमित, अब जो बजट पेश हुआ है, इसको कर तमाम बातें कही जा रही थी पेश होने से पहले। जो आम आदमी काफी उम्मीदें बांधे था, आशाएं बांधे था,
अमित, सवाल ये है कि जो बजट पेश हुआ है, खासकर महिलाओं को निराशा हाथ लगी है, क्या ये सही है? देखिए, अगर हम बजट की बात करें तो बजट में 3 तरह के लोग होते हैं। एक, पहले जो बजट पास हुआ उन्हें बजट में सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, यानी कुछ भी बजट में खराब नहीं है, एवरीथिंग इज सुपर। दूसरी तरह के लोग जिन्हें बजट में कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देता है, यानी सब कुछ खराब है, यानी बजट में कोई ऐसी योजना नहीं है जो लोगों के लिए हो, जो उन्हें अच्छी लग रही हो या किसी से मतलब हो। और तीसरा जो है आम लोग, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया है। 25,000 किलोमीटर की जो रोड की बात हुई है, हाईवे की बात हुई, तो जाहिर तौर पे जब हाईवे होंगे तो उससे ग्रोथ बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेंगे, चीजें जो है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, तो लंबी सोच जो है वो कहीं ना कहीं दिखाता है। जहां तक किसानों की बात, अगर गेहूं और धान की बात करें तो गेहूं धान के लिए खासतौर पर सरकार ने कीमत बढ़ाई है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा की मनी जो है वो आरक्षित रखी गई है, यानी गेहूं और धान की खरीद होगी। तो लेकिन ऐसे में लोगों को ये लग रहा था कि कोरोना के जैसा आपने खरीद की बात करी, गेहूं की, धान की, जो किसानों में एक सवाल बना हुआ था एमएसपी को लेकर कि एमएसपी गारंटी क्या कानून बनेगा या फिर हमें एमएसपी आगे मिलेगी, तो इसको लेकर तो ये कह सकते हैं कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, एमएसपी जैसी थी बरकरार रहेगी, खरीदारी ज्यादा से ज्यादा की जाएगी। देखिए, ये जो बजट सरकार ने दिया ये इस बात को दिखा रहा है कि सरकार जो है पूरी तरह से किसानों की फसलें, चाहे गेहूं की बात करें, धान की बात करें, खरीदने की मूड में है, और इसीलिए बजट को रिजर्व किया गया, इतना बजट जो है खरीद के लिए रखा गया। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है, हालांकि एमएसपी गारंटी कानून की बात करें तो पहले भी किसी सरकार में नहीं था, लगातार बीजेपी इसी बात, किसानों की और सरकार की मिला के एक कमेटी बनेगी और वो भी आखिरकार डिसाइड करेगी कि किस तरह की एमएसपी होनी चाहिए, कितनी क्या एमएसपी होनी चाहिए। हालांकि अब तक कमेटी नहीं बनी, किसान इस बात को भी लगातार कह रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं लगा गया। बिल्कुल, हमारे साथ प्रणवीर बने हुए हैं लखनऊ से। प्रणवीर, जो बजट है भी थे 5 राज्यों में, उसको लेकर कहा जा रहा था शायद इस बजट में ऐसी तमाम सारी घोषणाएं होंगी तो शायद लोगों को, सरकार को इसका फायदा भी मिले, ऐसा कुछ खास नजर आया? निश्चित तौर पे जिस तरीके से जब बजट पेश होता है तो बजट में आम जनता को एक आस होती है कि इसके बाद हमें कितनी महंगाई में कमी होगी या किस प्रकार से हमको राहत मिलती है। आम जनता को आम बजट पर बहुत निगाह रहती है और जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो प्रवक्ता है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये 5 जो चुनाव है उसका ये चुनावी जुमला बजट नहीं है, बजट विकास का है, बजट किसानों का है। लेकिन यहाँ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम युवा हैं, इन सबसे बात करेंगे कि आखिर बजट हुआ, बजट को आप किस प्रकार से देखते हैं? आज जो है बजट पेश हो रहा है, आप बजट को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बजट मैंने कुछ ज़्यादा कुछ देखा नहीं है, इसलिए बजट के बारे में नहीं बोलूँगा मैं। तो भी बजट पेश हुआ है, बताया जाता है कि नहीं, ये हमारे किसान के लिए, हमारे देश की जनता के लिए, युवा के लिए और व्यापारी के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कभी भी वैसा साबित अच्छा में नहीं। अगर अच्छा होता तो हमारे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ें, स्टेट गवर्नमेंट की चीज़ें बेची जा रही हैं, अगर हमारा बजट इतना ही अच्छा है तो चीज़ बेचा क्यों जा रहा है? रेलवे स्टेशन बेच दिए जा रहे हैं, देख रहे हैं लोग, युवाओं पे रोजगार देने के जगह पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, लॉज में घुस करके बरसाई जा रही हैं। ये कैसा बजट है, कैसा रोजगार दिया? ये लाठियों का रोजगार है क्या? रोजगार को लेकर के जो जिस तरीके से डिजिटल तरीके से पेश किया जा रहा है, जैसे कौशल विकास मिशन है और उसके बाद में आंगनबाड़ी से केंद्र है, इनको प्राथमिकता पर रखा गया है और इनमें जो ट्रेनिंग है वो डिजिटल तरीके से इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पर आप बताएं किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? बजट को अगर देखा जाए सर, क्योंकि जो भारत की आबादी है 60% कंजप्शन आबादी है, 60% आबादी कंजप्शन है। मोदी जी पिछले 2 साल पार्लियामेंट में कहे थे कि क्रिप्टो करेंसी में जो पैसा लगा रहा है
वो उसका हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, कोई डिफॉल्ट होगी। आज बजट में उन्होंने 30% का टैक्स पे लगाया, तो क्या सरकार बताने की कोशिश करेगी कि अब अगर जनता क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रही है और उसका पैसा अगर डूब रहा है तो सरकार जिम्मेदारी लेगी? क्योंकि पार्लियामेंट में मोदी जी स्पीच दिया था, जीएसटी का कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, सरकार का खजाना बढ़ रहा है, लेकिन टैक्स के स्लैब में घटावा क्यों नहीं हो रहा है? और जो बजट है ना, आप कह रहे हैं बजट से देश की अर्थव्यवस्था तय होती है, नीति तय होती है। बजट में कहता हूँ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। रणवीर, आप बने रहिए, हम वापस लौटेंगे। काफी लोग आपके साथ मौजूद हैं, हम चाहेंगे कई और जो लोग हैं उनकी भी राय क्या है बजट को लेकर, वो जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि युवा जो है हमारे देश में एक अहम योगदान रखता है, तो उसकी राय बेहद जरूरी हो जाती है। और अब बात करेंगे बजट पर घमासान की, और उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। याद है, पहले अपराधी बेखौफ घूमते थे और हम अपने घरों में डर कर बैठे रहते थे। आए दिन अखबारों में किस्से छपते थे फिरौती के, और आज हम बेखौफ घूमते हैं और अपराधी जेलों में रो रहे हैं। अरे कितने साल हम डर कर रहे और कितने चैन से, हिसाब लगा लीजिए ना। सीधी बात, जो अपराधियों को ठोक देंगे हम उसी को वो देंगे। नमस्कार। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे बजट पर घमासान। बजट को लेकर जहां यूपी में सियासत तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में माहौल गरमाया हुआ है। आपको सुनाते हैं बजट पर क्या कहा उत्तराखंड में कांग्रेस नेता सुनील बांगा और समाज सेवी संजय भट्ट ने। और उससे पहले आप देख सकते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है बजट को लेकर। और ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ट्वीट किया है। सभी लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं ट्वीट के जरिए। और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। राज्यसभा सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में। और कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ, उन्होंने भी ट्वीट किया है बजट को लेकर। बजट को लेकर सभी नेता जो पक्ष और विपक्ष, सभी ट्वीट के जरिए उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग इसे बेहतर बता रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है इसमें कुछ भी नहीं है आम आदमी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आ रही है। सियासी समर के बीच यूपी से बड़ी खबर आ रही है। विधायक मुख्तार अंसारी को जमानत मिल गई है। काफी समय से जेल में बंद थे मुख्तार अंसारी। बांदा जेल में इस वक्त बंद है माफिया मुख्तार अंसारी, जिन्हें जमानत मिल गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने माफिया को गैंगस्टर एक्ट में जमानत दी है। लंबे समय से जेल की सलाखों में कैद हैं माफिया मुख्तार अंसारी। गैंगस्टर एक्ट में राहत दी गई है मुख्तार अंसारी को। पूर्वांचल के माफिया के तौर पर पहचान है मुख्तार अंसारी की। लंबे समय से जेल में बंद हैं।
मऊ से विधायक है मुख्तार अंसारी और अब जो जमानत मिली है गैंगस्टर एक्ट के तहत मिली है। फिलहाल बांदा जेल में बंद है माफिया मुख्तार अंसारी। एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत दी है। कई संगीन मामले मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं। फिलहाल गैंगस्टर एक्ट में जमानत दी गई है। पूर्वांचल की राजनीति में काफी सक्रियता रखता है मुख्तार अंसारी और इसी खबर पर हमारे यूपी ब्यूरो दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिनेश, जैसा कि खबर आ रही है मुख्तार अंसारी को जमानत मिल गई है। गैंगस्टर एक्ट में ये जमानत मिली है और कई मामले भी इन पर दर्ज हैं, तो क्या ये माने कि अभी उन पर मामला चलता रहेगा, उसकी सुनवाई अलग चलती रहेगी? जी बिल्कुल, मुख्तार अंसारी मऊ के विधायक रहे हैं और पीछे समाजवाद यूपी सरकार बनने, योगी मंत्री सरकार बनने के बाद कई मामलों में इनको लगातार केसेस हुए थे जिन पे इनको जेल हुई थी। और आज हाई कोर्ट इलाहाबाद ने एक मामले में गैंगस्टर एक्ट में इनको जमानत दी है। मुख्तार अंसारी की तरफ से ये जमानत मांगी गई थी नामांकन के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। उनके बेटे भी अभी हाल ही में बिल्कुल फिलहाल जो है गैंगस्टर एक्ट में जमानत मिली है। शुक्रिया दिनेश इस जानकारी हमारे साथ बने रहने के लिए। तो मुख्तार अंसारी जो मऊ से विधायक है, गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार को जमानत मिली है। बांदा जेल में बंद है माफिया मुख्तार अंसारी। और इसी बीच यूपी की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। उधर शिवपाल सिंह यादव जो जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जो करहल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने कोई भी प्रत्याशी उनके खिलाफ नहीं उतारा है। उधर जसवंत नगर से जो शिवपाल सिंह यादव हैं, उनके खिलाफ भी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। भले ही एक दूसरे पर लगातार कटाक्ष करते नजर आते हों, एक दूसरी पार्टी के नेता, बयानबाजी भी जोरों पर चलती है। इसके पहले भी कई बार खिलाफत भी करी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अखिलेश यादव को लेकर, लेकिन जब चुनाव की बात आई तो उनके खिलाफ प्रत्याशी ही नहीं खड़ा किया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 फरवरी को अपना नामांकन करेंगे। गोरखपुर सदर से इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का सीएम योगी आदित्यनाथ। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसका नामांकन 5 फरवरी को करेंगे।
आपको बता दें 4 फरवरी को सीएम अपना नामांकन करेंगे। फरवरी को शाम को लखनऊ वापसी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 4 फरवरी को नामांकन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 फरवरी को गोरखपुर पहुंचेंगे, 4 फरवरी को नामांकन करेंगे और 5 फरवरी की शाम को लखनऊ वापस आ जाएंगे। कल बुलंदशहर और मथुरा में प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो शेड्यूल बहुत बिजी है। सिर्फ गोरखपुर सदर सीट पर ही केंद्रित होना नहीं चाहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उनको अच्छे से पता है कि वहां उनको जो चुनौती देने वाला कोई नहीं है। और 22 की भाषा में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।